इस वीडियो में हम प्लांट फिजियोलॉजी का चौथा चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट कवर करेंगे, जिसमें कि टोटल नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 54 हैं, वो सारे कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। उसमें पहला क्वेश्चन है conversion of glucose to glucose 6-phosphate. The first irreversible reaction of glycolysis is catalyzed by मतलब एंजाइम पूछ रहा है, तो एंजाइम क्या हो जाएगा? इसका पहला का आंसर हो जाएगा सी, हेक्सोकाइनेज। जिसमें पूछ रहा है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट मतलब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जब बन रहा है तो एक एटीपी यूज़ हो रहा है। एक एटीपी यूज़ हो रहा है मतलब एटीपी एडीपी में चेंज हो रहा है, तो एक फॉस्फेट किसको दे देगा? ग्लूकोज को दे देगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, एक फॉस्फेट उस पर जुड़ जाएगा तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन जाएगा। ठीक है, पहला का आंसर हो जाएगा सी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ रोल ऑफ NAD+ इन सेलुलर रेस्पिरेशन। NAD+ का रोल पूछ रहा है, इसका आंसर है सेकंड, इट फंक्शन एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। इसका आंसर सेकंड है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें बी और सी दोनों दिया, तो बी और सी दोनों नहीं हो सकता है। इसका आंसर अदर बुक में देखोगे तो उसका आंसर बी दिखे, बी किया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर बी ही होगा, सी हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें लिखा है इट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड सोर्स फॉर ATP सिंथेसिस। तो देखो, हो सकता है, लेकिन इसमें क्या पहले NAD+ से NADH2 बनेगा, फिर ये ETS में जाएगा, फिर वो प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट करेगा, तब जाके 2H+ जब बाहर निकलेगा तब क्या बनेगा? ATP बनेगा। तो काफ़ी लंबा, मतलब अल्टीमेटली ATP बन रहा है, लेकिन सबसे पहला जो काम है उसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह। तो सेकंड का बी ही होगा। ठीक है, एक ऑप्शन अगर चूज़ करना है तो। थर्ड क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, NAD+। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वो ETS में होता है, यहाँ ग्लाइकोलिसिस पूछा है, तो NAD+ किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाए, मतलब NAD+ एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके NADH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब फोर्थ क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस 6 कार्बन कंपाउंड अल्टीमेटली चेंजेस इनटू। तो ग्लूकोज किस में चेंज होता है ग्लाइकोलिसिस में? पायरुविक एसिड। 2 मॉलिक्यूल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मॉलिक्यूल भूलना मत, कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आते हैं, द फर्स्ट फेज इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल सेल इज फर्स्ट फेज इन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज पूछ रहा है, तो ग्लाइकोलिसिस ही होता है फर्स्ट फेज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 6 देखते हैं, छठवां क्वेश्चन है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पायरुविक एसिड। अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन, फर्मेंटेशन का क्वेश्चन है, टॉपिक है फर्मेंटेशन। पहला क्वेश्चन है इसका 7वां नंबर, विच प्रोसेस CO2 इज़ नॉट रिलीज। तो एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट या फिर एनिमल, उसमें क्या होता है? रिलीज़ होता है। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी रिलीज़ होता है। ये वाला NCERT में कहाँ पे दिया हुआ है? जहाँ पे फर्मेंटेशन टॉपिक दिया है उसी के नीचे एक डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें पायरुविक एसिड में ऊपर साइड पे क्या दिया हुआ है? ऊपर साइड में लैक्टिक एसिड बन रहा है और नीचे साइड में अल्कोहल प्लस CO2 बन रहा है। तो लैक्टिक एसिड में सिर्फ लैक्टिक एसिड बन रहा है, वहाँ पे CO2 नहीं बन रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 8th, इसका आंसर क्या है? 7th का डी हो जाएगा, लैक्टेट फर्मेंटेशन, क्योंकि क्या पूछा था? नॉट रिलीज्ड, CO2 नॉट रिलीज्ड पूछा था। ठीक है, तो लैक्टेट फर्मेंटेशन में रिलीज नहीं होता। 8th है, एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एनर्जी रिलीजिंग मतलब एनर्जी तो रिलीज हो ही रहा है, उसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसमें और एक्स्ट्रा क्या याद रखना है कि एनर्जी रिलीजिंग, एनर्जी क्या कितना रिलीज होता है? 2 ATP बनता है, और ये 2 ATP वाला कहाँ दिया? NCERT में, जहाँ पे रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट दिया है ना, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, उसमें
रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट का पेज नंबर है टू नहीं, एक मिनट, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट का पेज नंबर 235 पेज नंबर है, ठीक है। 235 पेज नंबर में जहाँ पे कंपेयर किया है ना, फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन को कंपेयर किया हुआ है, उसमें 3 पॉइंट दिया है टोटल। तो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है ये एटीपी, 2 एटीपी बनता है, वो याद रखना, जाके पढ़ लेना, ठीक है। अब देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन है अल्कोहल फर्मेंटेशन। इसका आंसर है फर्स्ट, ठीक है। ट्राइओस फॉस्फेट इज द इलेक्ट्रॉन डोनर वाइल एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड इज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ए और बी बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब एनसीईआरटी से बाहर है। तो इसमें अल्कोहल फर्मेंटेशन में 2 स्टेप होता है, जिसमें कि पहला क्या, ट्राइओस फॉस्फेट, ट्राइओस का मतलब 3, ट्राई 3 कार्बन कंपाउंड है, जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, पहले ट्राइओस फॉस्फेट पायरुविक एसिड ही है यहाँ पे, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो वो क्या करता है, पहले इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जबकि फिर उस ट्राइओस फॉस्फेट से एसिटाल्डिहाइड बनता है, तो एसिटाल्डिहाइड फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो CO2 और क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, ठीक है। ये 9 का पहला ऑप्शन हो जाएगा, याद रख लेना है इस क्वेश्चन को अगर दोबारा है तो। 10वां क्वेश्चन पे आते हैं, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन CO2 एंड C2H5OH, डी ऑप्शन, ठीक है। 11th आते हैं 11वें क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर ऑब्टेन एनारोबिक रेस्पिरेशन फ्रॉम ईस्ट। तो अल्कोहल, CO2, बियर एंड वाइन ऑल आ जाएगा, डी ऑप्शन। 12वें पे आते हैं, व्हेन ईस्ट फर्मेंट ग्लूकोज द प्रोडक्ट ऑब्टेन आर। तो इथेनॉल और CO2 फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अब आते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन टॉपिक में, इसमें 13 क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टन ऑफ सिट्रिक एसिड। तो 1 टन ऑफ सिट्रिक एसिड में, हाँ, 1 टन में कितने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, तो एक ही जीटीपी बनता है, तो एक जीटीपी बनता है, तो आंसर हो जाएगा इसका 13 का क्या आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। इसमें 232 पेज नंबर पे जाके क्या आपको पढ़ना है, TCA साइकिल दिया हुआ है, वहाँ पे जहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, जहाँ पे उसका डायग्राम दिया हुआ है, TCA साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल का, उसमें सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनता है, तब जाके जीटीपी बनता है। ये वाला जो कन्वर्जन है वो याद रखना है, किस से किस में कन्वर्जन हुआ है, तो सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड, ठीक है। ये आगे आएगा, मतलब आगे क्वेश्चन में देखेंगे भी ये आया हुआ है, ठीक है। तो ये 2020 का क्वेश्चन है, ये आ चुका है, ठीक है। इस जो भी मैं इसमें करा रही हूँ, इसमें 2020 फेज़ 1 का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, फेज़ 2 जो कोविड वाला है वो क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, फेज़ 2 का भी क्वेश्चन एक बार अटैम्प्ट करना है, उसको एनालिसिस करना है, ठीक है। कहीं से भी PDF मिल जाएगा, उसका कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब आते हैं 14 क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन है, वेयर इज़ रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS इज़ लोकेटेड इन प्लांट। तो कहाँ लोकेटेड है ये वाला 14 वाला क्वेश्चन आपको कहाँ पे देखना है, NCERT में 233 पेज नंबर पे, जहाँ पे दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है ना, न्यू NCERT में न्यू ऐड किया है ETS का पूरा, ठीक है। तो उसमें आपको कैसे याद रखना है मैं बताती हूँ। इसमें पूछा ETS का पूछा है कहाँ पे लोकेटेड होता है, ठीक है। तो बुक में लेफ्ट साइड में क्या है, एक इंटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, फिर बीच में क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, जहाँ पे ETS लोकेटेड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। 14 का आंसर हो जाएगा C, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और राइट साइड में क्या होता है, बीच में तो इनर मेम्ब्रेन होता है, उसके लेफ्ट में क्या होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और उसके राइट में क्या होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है लेफ्ट में, इनर मेम्ब्रेन के लेफ्ट में, और इनर मेम्ब्रेन के राइट में मैट्रिक्स होता है। तो ऐसे याद रखना है, ठीक है। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। न्यू ऐड है, न्यू एडिशन में ये न्यू डायग्राम है, ठीक है, तो उसको पढ़ना है पूरा। 15 क्वेश्चन पे आते हैं, स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा है, एंजाइम इनकरेक्ट पूछा है, और 15 का आंसर क्या है, डी है। तो सबसे पहले डी देख लेते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस इन आउटर माइटो, नहीं, और आउटर में कैसे हो सकता है, इनर में ही तो होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, तो आउटर तो सरासर गलत है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, तो पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एंजाइम ऑफ TCA साइकिल प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक एंजाइम जो होता है वो मैट्रिक्स में नहीं प्रेजेंट होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, वो आपको
आगे क्वेश्चन में भी मिलेगा और यहाँ पे भी बताती हूँ, वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, वो याद रखना है, आगे क्वेश्चन में भी देखेंगे। बी ऑप्शन देखते हैं, ग्लाइकोलिसिस साइटोसॉल में होता है, सही बात है ग्लाइकोलिसिस। सी ऑप्शन देखते हैं, ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विद द एनएडी दैट कैन पिक अप हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस फिर से होने के लिए क्या एनएडी को जनरेट करना पड़ता है। फर्मेंटेशन में जो एनएडी जनरेट होता है ना, उस पर क्वेश्चन बनता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सी जो ऑप्शन है वो ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये ABC सही है, डी गलत है। ठीक है, 16 क्वेश्चन पे आते हैं। रॉन्ग पूछा है क्रेब्स साइकिल के बारे में। ठीक है, तो 16 का आंसर क्या है, रॉन्ग पूछा है। ठीक है, तो 16 का आंसर है सी। रॉन्ग पूछा है तो सी क्या देखते हैं, पहले सी देख लेते हैं। द साइकिल स्टार्ट विथ, ये देखो जब जहाँ पे दिया हुआ है ना क्रेब्स साइकिल, उसका फर्स्ट लाइन से ही क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट लाइन में क्या है, द साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप एसिटाइल कोएंजाइम विथ में एनसीईआरटी में लिखा है OAA और यहाँ लिखा हुआ है पायरुविक एसिड टू इल्ड सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड भी सही है, सिर्फ यहाँ पे जो विथ पायरुविक एसिड है वहाँ OAA आएगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आएगा। और इसको कैसे याद रख सकते हैं, जो एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है ना, वो 231 पे जो डायग्राम दिया हुआ है वहाँ पे इसको याद रख सकते हैं। याद आ रहा होगा कुछ, है ना, कि किससे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन है, वहाँ 4 कार्बन है, तो 6 कार्बन सिट्रिक एसिड बनता है। ठीक है, तो ये गलत दिया हुआ है। अब A, B और D देख लेते हैं। A है देयर इज़ अ वन पॉइंट वेयर पॉइंट इन द साइकिल वेयर FAD प्लस इज रिड्यूस टू FADH2। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है, उसी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसी पॉइंट में। ठीक है, और बी ऑप्शन भी दिया हुआ है कि देखो ये वाला बी ऑप्शन यहाँ आ गया ना, यहाँ कितना इंपॉर्टेंट है ये, द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड 1 मॉलिक्यूल ऑफ GTP इज सिंथेसाइज 1 साइकिल में 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखते हैं डी ऑप्शन है, देयर इज़ अ 3 पॉइंट वेयर इन द साइकिल वेयर NAD प्लस इज रिड्यूस टू NADH। तो 3 पॉइंट है, ये भी दिया हुआ है 3 पॉइंट। साइकिल में सिर्फ 3 पॉइंट और एक लिंक रिएक्शन में भी होता है, वो भी याद रखना है। ठीक है, तो ये सही है, यहाँ पे सिर्फ साइकिल में 3 पॉइंट बोल रहे हो, सही है, और ये लाइन भी दिया हुआ है। 16 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब 17 पे आते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज, ऑक्सीडेटिव का मतलब ETS से कनेक्ट किया होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ATP बन रहा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th है, फॉर्मेशन। डी ऑप्शन आंसर है, फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय एनर्जी रिलीजिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन। ठीक है, पहला वाला क्या हो जाएगा, सिर्फ फोटोफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा अगर यहाँ पे लाइट एनर्जी दे दी तो। ठीक है, अब देखते हैं 18 क्वेश्चन। साइटोक्रोम आर फाउंड इन क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या आउटर वॉल। तो क्या हो जाएगा, साइटोक्रोम कहाँ पे होता है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है, तो कैरियर कहाँ होगा, इनर मेम्ब्रेन पे ही होगा, या क्रिस्टे बोल लो, तो क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब देखते हैं 19, इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन एक्यूमुलेटेड इन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, सी ऑप्शन। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20वां देखते हैं, ऑल एंजाइम ऑफ TCA। देखो ये क्वेश्चन आ गया, ऑल एंजाइम ऑफ TCA साइकिल लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, लेकिन एक एक्सेप्ट वन विच इज लोकेटेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक एंड इन साइटोसॉल इन प्रोकैरियोटिक। तो ये याद रखना कि यूकैरियोटिक में तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होगा, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होगा उसमें साइटोसॉल में होगा। ठीक है, ये वाला एंजाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट, सी ऑप्शन। 20 के बाद 21 पे आते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू द टू नेम रिफर टू सेम। ठीक है, तो बी ऑप्शन देखो, TCA दिया है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल, या फिर इसी को क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं।
ठीक है, यही दिया हुआ है। केल्विन साइकिल तो C3 साइकिल हो जाएगा, उसको तो क्रेब्स साइकिल से रिलेट नहीं कर सकते, तो बी हो जाएगा 21 का। 22 देखते हैं, साइटोक्रोम इज अ, तो ये याद रख लीजिएगा, साइटोक्रोम इज आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन पिगमेंट है। ठीक है, साइटोक्रोम बेसिकली क्या है, एक प्रोटीन है, प्रोटीन कैरियर है। ठीक है, अब देखते हैं 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइटोक्रोम P450 इज़ रॉन्ग। तो इसका आंसर है फर्स्ट, इट इज़ अ कलर्ड सेल। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, B, C, D इसका सही मतलब इसके लिए सही है, बाकी ए जो है वो याद रखने वाला है, या फिर इसको याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अब नहीं आएगा शायद। ठीक है, बहुत पहले ही आया हुआ है 1998 में। अब 24 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द की इंटरमीडिएट कंपाउंड लिंकिंग ग्लाइकोलिसिस टू क्रेब्स साइकिल। तो क्या हो जाएगा, लिंक करने वाला एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम, बहुत तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। और 24 का हो जाएगा बी। 25 में भी यही क्वेश्चन पूछा है, क्रेब्स साइकिल नहीं अलग पूछा है। इन क्रेब्स साइकिल द FAD precipitates as electron acceptor during the conversion of। तो FAD कब बनता है, FAD क्रेब्स साइकिल में FAD से FADH2 कब बनता है, ये क्वेश्चन पूछा है। GTP वाला तो देख लिया था, अब FAD वाला पूछ लिया है। तो सक्सिनिल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड, सी ऑप्शन तो किसके लिए, GTP के लिए हो जाएगा। और ये वाला जो बी ऑप्शन है 25 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन है सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड। यहाँ पे तो सक्सिनिक एसिड बन गया GTP वाला, उसके बाद जो है ना, उसके बाद सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमेरिक, बी ऑप्शन हो जाएगा 25 का, ये वाला मतलब FAD के लिए हो जाएगा। ठीक है, 25 का बी। अब देखते हैं 26 में क्या है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ATP सिंथेसिस में, जो ETS में था वो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 होता है NADH2। ठीक है, फिर उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स 1 में मतलब कॉम्प्लेक्स 1 से कौन इलेक्ट्रॉन लेता है, साइटोक्रोम BC1। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 NADH2 को बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 2 किसको बोलते हैं, FADH2 को बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 जो है ना, कॉम्प्लेक्स 3 वो क्या है, साइटोक्रोम BC1 है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, वो साइटोक्रोम 3 से दिया हुआ है। देखो बी, साइटोक्रोम बी किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है और डी में दिया है। ठीक है, बी के बाद सी भी दिया हुआ है दोनों में। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद आता है साइटोक्रोम, उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स 4 का, जो कॉम्प्लेक्स 4 में जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, कॉपर कैपिटल A होता है, फिर साइटोक्रोम BC, साइटोक्रोम BCA3 और कॉपर स्मॉल a, ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले साइटोक्रोम BC आया, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, फिर A3 आ जाएगा। ठीक है, इसमें पहले में A3 पहले दे दिया है, फिर A बाद में दे दिया है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ये याद रखना है। और जो न्यू NCERT में जो अपडेटेड है, उसमें जो डायग्राम में दिया हुआ है वो याद रख लेना है, उसको पढ़ना है। ठीक है, याद रिविज़न करना है। 27 में आ जाते हैं, नोबल प्राइज़ फॉर मेडिसिन वॉज अवॉर्डेड फिशर एंड क्रेब्स फॉर देयर वर्किंग। तो देखो BCD अलग ही दिया हुआ है, जीन दिया, ह्यूमन जीन, ये सब तो नहीं था। तो पहला क्या दिया है, रिवर्सिबल प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन एज अ बायोलॉजिकल रेगुलेशन मैकेनिज्म। क्रैब्स से याद रख सकते हो कि क्रैब्स प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, मतलब रेस्पिरेशन से रिलेटेड है क्रैब्स साइकिल से। तो उसमें तो फॉस्फोराइलेशन से ही मतलब यही दिया है कि ऑप्शन, तो 27 का A हो जाएगा। अब 28 देखते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ सिट्रिक साइकिल क्या हो जाएगा, CO2 NH2O, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, H2, अब तुम बोलोगे H2O तो दिख नहीं रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है, उस साइकिल में भी नहीं दिख रहा है। CO2 तो डीकार्बोक्सिलेशन से दिख रहे हैं। तो H2 कुछ स्टेप जो है NCERT में जो डायग्राम दिया है उसमें कुछ स्टेप जो है वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो एक आध स्टेप पे कहीं पे H2O भी बनता है। ठीक है, तो अब देखते हैं 29 पे क्या दिया है,
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज अ प्रोडक्शन ऑफ, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में भी क्या बनता है, एटीपी बनता है। तो एटीपी इन फोटोसिंथेसिस नहीं, फोटोसिंथेसिस में तो नहीं, रेस्पिरेशन में, तो सी हो जाएगा 29 का। ठीक है, 30 देखते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, CO2, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, मेन जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, एनर्जी के लिए, तो CO2, वाटर एंड एनर्जी हो जाएगा, सी ऑप्शन। 31 देखते हैं, टर्मिनल साइटोक्रोम ऑफ रेस्पिरेटरी चेन मतलब क्या, ATS, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द ऑक्सीजन, साइटोक्रोम A3, ये पढ़ा था, A3 आ जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, 32 में देखते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल बिफोर पायरुवेट एंटरिंग क्रेब्स साइकिल इज चेंज टू, मतलब कि क्रेब्स साइकिल में इंटर करने से पहले पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, तो वो एसिटाइल कोएंजाइम, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 33 में क्या है, ये दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि जो 4, 8 और 12 नंबर जो नंबरिंग किया हुआ है उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, वो क्या है, क्या बताता है ये। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो पाथवे ए दिया हुआ है वो क्या है, ग्लाइकोलिसिस है। पाथवे बी क्या है, क्रेब्स साइकिल है। और पाथवे सी क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें 4, 8 और 12 हर, देखो ग्लाइकोलिसिस में भी ATP बनता है और जो क्रेब्स साइकिल है उसमें भी एक GTP तो बनता ही है। ठीक है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में तो बाद में लास्ट स्टेप में क्या बनता है, ATP बनता ही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन ATP, डी ऑप्शन 33 का। 34 देखते हैं, ओवरऑल गोल ऑफ glycolysis, Krebs cycle and electron transport system is the formation of ATP in one large step, नहीं, कितना सारा स्टेप होता है, स्मॉल स्टेप। ठीक है, तो ATP इन स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट्स, डी ऑप्शन हो जाएगा। 35 देखते हैं, हाउ मैनी मॉलिक्यूल कुड मैक्सिमली बी जनरेटेड फ्रॉम 1 molecule of glucose if the complete oxidation of 1 mole of glucose to carbon dioxide and H2O yield 686 kilocalorie, and the useful chemical energy available in the high energy phosphate bond of 1 mole of ATP is 12 kilocalorie। तो देखो क्या दिया हुआ है, जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो 686 है। ठीक है, किलो कैलोरी, और जो 1 मोल ऑफ ATP के लिए जो एनर्जी दे रहा है वो कितना, 12 किलो कैलोरी। तो 12 से क्या करो तुम, मल्टीप्लाई करके देखो कि जो ऑप्शन है उससे मल्टीप्लाई करके देखो, क्योंकि उतने क्या निकालना है, हाउ मैनी ATP निकालना है, मैक्सिमली जनरेट किया जा सकता है। तो इससे मल्टीप्लाई करके देखो, तो 57 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 684 के आसपास आ रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन कैलकुलेट करने मतलब आया था, अलग टाइप से, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप का बना के आ गया था। तो 35 का डी हो जाएगा। अब 36 देखते हैं, ड्यूरिंग विच स्टेज इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम ADP। तो ETS या फिर ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से तो सबसे ज़्यादा बनते हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36 का हो जाएगा, डी। ठीक है, अब देखते हैं 37 क्वेश्चन, हाउ मैनी ATP मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस बाय एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एरोबिक ऑक्सीडेशन से कितने बनते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 38 है ना। हाउ मैनी ATP पूछ रहे हैं, तो 37 का क्या आंसर हो जाएगा, सी। 38 देखते हैं, नेट गेन ऑफ ATP, नेट गेन बोल दिया है तो नेट गेन में क्या हो जाएगा, 36 होगा। ठीक है, 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। जहाँ भी नेट गेन बोले ना, तो जहाँ से नेट गेन बोल रहा है तो माइनस करके ही आंसर आएगा। ठीक है, मतलब टोटल नहीं आएगा, जहाँ पे कंज्यूम हो रहा है उसको माइनस करके आंसर देंगे। और 39 देखते हैं, व्हेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP डिसइंटीग्रेटेड व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। तो ये याद रखने वाला है, 7 किलो कैलोरी, आंसर है सी। ठीक है, ये मतलब आएगा नहीं, वैसे पहले बहुत पहले आता था ऐसा टाइप क्वेश्चन,
अब नहीं आएगा, एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है। 40 देखते हैं। द अल्टीमेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यील्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल इज। अल्टीमेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, अल्टीमेटली क्या हम लोग जो पढ़े हैं वो ग्लूकोज ही तो है। ठीक है, अब फ्रक्टोज भी सबस्ट्रेट की तरह यूज़ हो सकता है, ग्लाइकोलिसिस में मेंशन है। ठीक है, वो वाला देख लेना। ठीक है, अब फ्रक्टोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज भी यूज़ हो सकता है, वो मेंशनड है, उसको जाके पढ़ लेना। ठीक है, अब 41 में देखते हैं। आउट ऑफ 38 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस पर ग्लूकोज 32 एटीपी मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड फ्रॉम NADH या FADH इन। तो आउट ऑफ 38 ATP 32 ATP आर फॉर्म्ड फ्रॉम। 32 ATP कहाँ से बनते हैं बोल रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी चेन। ठीक है, ए ऑप्शन। सी देखो, सी में क्या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं दिया है, डी कार्बोक्सिलेशन। इसको जल्दबाजी में गलती मत कर देना। ठीक है, सी नहीं होगा, ए होगा। अब 42 में आते हैं। व्हेन वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, है ना, इट चेंजेस। तो इसमें नेट गेन वाला मत बता देना। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? 36 ADP मॉलिक्यूल इंटू 36 ATP मॉलिक्यूल, बी ऑप्शन। 42 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। 38 ADP से 38 ATP मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, 42 का आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं 43। ठीक है, 43 आउट ऑफ 36 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन 2 आर प्रोड्यूस आउटसाइड ग्लाइकोलिसिस एंड 34 ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी चेन। या फिर डी में क्या दे? ऑल तो नहीं होता है, इसको याद रख लेना। ठीक है, याद रखने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा टाइप का कुछ लिखा नहीं हुआ है, लेकिन आपको ये याद रखना है। 2 आर प्रोड्यूस आउटसाइड ग्लाइकोलिसिस एंड 34 ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी चेन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला याद रख लीजिएगा, ये बी वाला। BCD कुछ भी नहीं होगा, ए ही होगा इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, और इसको याद रख लीजिएगा। 44 में आते हैं। EMP कैन प्रोड्यूस अ टोटल ऑफ EMP किसको बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस को ही तो बोलते हैं, मेडन मेयरहोफ पार्नस। ठीक है, ये साइंटिस्ट के नाम पे है। तो ये 8 हो जाएगा, 8 ATP। ठीक है, तो 44 का क्या आंसर हो जाएगा? 8 ATP। 44 का 8 ATP। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रख लेना या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझना क्या बता रही हूँ। ठीक है, अगर ग्लाइकोलिसिस में क्वेश्चन आया कितने ATP, ठीक है, कितने ATP टोटल बनते हैं, तो टोटल पूछ रहा है तो टोटल 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टोटल बस पूछ लिया और NADP या एरोबिक नहीं लिखा है वहाँ पे। ठीक है, एरोबिक NADH2 को इंक्लूड नहीं किया तो 4 ATP आएगा। सबस्ट्रेट लेवल पे पूछा तो 4 ATP आएगा। ठीक है, और अगर नेट गेन पूछा तब 2 ATP आएगा। ठीक है, और अगर 2 NADH2 को इंक्लूड कर लिया तो पता है एक NAD से 3 ATP, तो यहाँ पे 2 NAD बनता है ना, 2 NAD बनता है ग्लाइकोलिसिस में ही पढ़ना। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन जो मैं बोल रही हूँ नहीं आ रहा है तो जाके पढ़ना कि कितने मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, और नहीं आ रहा है तो खोल के भी बैठ जाओ, देखो जब मैं बता रही हूँ तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो 2 NADH2 से एक ATP 2 NADH2 से टोटल 6 ATP बनेगा। तो टोटल अगर ग्लाइकोलिसिस में बोला, टोटल बस बोल दिया तो यहाँ से 6 हुआ और जो वहाँ से 4, मतलब टोटल 4 सबस्ट्रेट लेवल पे, और NADH से कितना 6, तो 6 4 कितना हुआ? 10 ऑप्शन होगा। ठीक है, और अगर पूछा नेट गेन में तो नेट गेन में क्या हो जाएगा? जो 4 ATP है वो उससे जो पहले 2 स्टेप होती हैं उसमें 2 ATP यूज़ हो जाता है, तो 4 में से 2 माइनस करके नेट गेन पूछा तो सिर्फ 2 ATP आएगा सबस्ट्रेट लेवल पे। और अगर NADH2 को 6 को ऐड कर दिए तो टोटल 8 आएगा। वही यहाँ पे क्या है पूछा हुआ है। ठीक है, यहीं पे ऑप्शन दिया हुआ है 8।
और 10 ऑप्शन तो दिया नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, समझ लेना अच्छे से कि क्या बताई हूँ, कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, जबकि आया भी हुआ है पहले, ठीक है। अब 45 क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबोलिक पाथवे न्यू क्या है टॉपिक है उसका, 45 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मेडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट इन प्रोटीन्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 का, डी हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम। ये बहुत क्वेश्चन आता है अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब 46 पे क्या सेम ही क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, विच मेटाबोलाइट्स इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मेडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ठीक है, वही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, एसिटाइल कोएंजाइम। अब 47 पे आते हैं। एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे इज एप्रोप्रिएटली टर्म्ड, तो एम्फीबोलिक होता है, ठीक है। जनरली क्या हम लोग रेस्पिरेशन में जो पढ़ते हैं वो कैटाबॉलिज्म पढ़ते हैं, लेकिन एनाबॉलिज्म के लिए भी होता है, मतलब टूटता भी है तो बनता भी है, ठीक है, अदर कंपाउंड बनते भी हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्फीबोलिक, एनसीईआरटी में पूरा टॉपिक है, तो एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अब 48 में आते हैं। तो 48 क्या है, प्लांट्स बट नॉट एनिमल्स कैन कन्वर्ट फैटी एसिड टू शुगर बाई अ सीरीज ऑफ रिएक्शन। तो ये एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, इसका आंसर है 4th ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, ठीक है। ये अभी के लिए याद कर लो, ये क्वेश्चन आ चुका है तो इस क्वेश्चन के लिए याद कर लो, ठीक है। और 49 पे आते हैं। लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस, Krebs cycle and beta oxidation of fatty acid of carbohydrate and fat metabolism is। तो लिंक सब चीज़ के लिए कौन सा होता है, एसिटाइल कोएंजाइम, फिर से वही क्वेश्चन है। तो 49 का क्या हो जाएगा, 49 का डी हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। अब 50 पे आते हैं। NAD प्लस इज रिड्यूस टू NADPH इन, ये क्वेश्चन HMP है इसका आंसर, ठीक है। HMP को क्या बोलते हैं, HMP को बोलते हैं हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट बोलते हैं, ठीक है। मोनोफॉस्फेट, M फॉर मोनो, P फॉर फॉस्फेट, H फॉर हेक्सोज, ठीक है। तो ये याद रखने वाला है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बहुत पहले क्वेश्चन आया है, तो इसके लिए ऐसा क्वेश्चन आए तो याद रख लेना, ठीक है। वैसे आएगा नहीं, पहले का इसलिए इसमें दिया हुआ है, इसलिए मैं करा दे रही हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं, कोई बुराई नहीं है, देखो ये जितने पुराने क्वेश्चन आते हैं ना उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 4 ही 5 क्वेश्चन है, हर टॉपिक में 2-3 क्वेश्चन है, मान लो 2-3 या 4-5, तो कोई बुराई नहीं है अगर कर ले रहे हो तो, क्योंकि पुराने मतलब प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं, कर ही रहे हैं। आउट ऑफ एनसीईआरटी करने से अच्छा तो यही कर लो, है ना, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है, तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन टॉपिक से 51 देखते हैं। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन वैल्यू ऑफ ट्राइपामेटिन, तो इसके लिए एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, इसके लिए एक्स्ट्रा क्या याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा 3rd 0.7, ठीक है। अगर कन्फ्यूज़न हो जा रहा है, मान लो 0.9 और 0.7 दोनों दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, तो कन्फ्यूज़न हो जा रहा है कौन सा प्रोटीन के लिए, कौन सा किसके लिए है, फैट के लिए है। तो ट्राइपामेटिन क्या है, एक फैट है, फैटी एसिड है, तो फैटी एसिड, तो इसका आंसर क्या है 0.7। तो इसको कैसे याद रख सकते हो, 0.7 से 7 वर्ड है ना, 17, तो उसमें क्या बोलते हैं, नुकसानदायक वर्ड यूज़ करते हैं ना, मतलब खतरा बोलते हैं, 17 खतरा, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। तो उसमें क्या याद रख सकते हैं कि हमारे लिए नुकसानदायक फैट, हमारे लिए जनरली फैट हमारे लिए नुकसानदायक होता है, कुछ फ़ायदेमंद भी होता है हेल्थ के लिए, लेकिन जनरली क्या है, नुकसानदायक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे याद रख सकते हो। अगर कन्फ्यूज़न मान लो एंड टाइम पे वहाँ पे जाके कन्फ्यूज़न हो गया तो 0.7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें और क्या याद रख सकते हैं, वहाँ जो इक्वेशन दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, उसमें दिया है 2, फिर ब्रैकेट लिखा है C51 H98 O6, ठीक है, फिर प्लस 145 O2, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, 145 O2 से क्या हो रहा है, 102 CO2 बन रहा है और 98 H2O बन रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे RQ का वैल्यू क्या, RQ क्या होता है, CO2/O2 का रेशियो होता है, ठीक है। तो इसमें 102 CO2 बना और 145 क्या यूज़ किए हम लोग, O2 यूज़ किए मॉलिक्यूल, ठीक है। तो कोफिशिएंट या फिर मोल बोल सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब डिवाइड करोगे तो 0.7 आ जाएगा। और क्या याद रखना है इसमें, 0.9 किसके लिए होता है, प्रोटीन के लिए याद रखना है। 1 किसके लिए होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, जो हम लोग पढ़ के आए हैं अभी। जो रेस्पिरेशन का इक्वेशन है वो पढ़ लेना, क्या होता है, C6H12O6 से 6CO2 प्लस 6O2 से क्या बनेगा, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए 6CO2 डिवाइडेड बाई 6O2 तो 1 आ जाएगा। और ग्रेटर देन 1 किसके लिए होता है, वो NCERT में मेंशन्ड है। एसिड के लिए होता है, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं कुछ, उसके लिए होता है, ठीक है। और प्योर प्रोटीन और प्योर फैट को कभी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज़ नहीं किया जाता है। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्योर लिख दिया, प्रोटीन लिख दिया और प्योर फैट लिख दिया, और मान लो वहाँ पे याद नहीं आया, प्रोटीन और फैट तो पढ़ा हुआ था और वहाँ पे ऑप्शन दे दिया, प्रोटीन के लिए 0.9 और फैट के लिए 0.7 RQ, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए प्योर प्रोटीन वर्ड देख लेना, आया तो उसको सबस्ट्रेट की तरह यूज़ ही नहीं करते हैं, ठीक है। और अब आते हैं 51 में, देखो इतना सब कुछ करा दिया, वो सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। अब 52 के देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एपरेटस टू मेजर रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन RQ इज, तो कौन सा एपरेटस होता है, तो देखो रेस्पायरोमीटर ही तो होगा ना यहाँ पे, ठीक है। पहला ऑक्सीजनोमीटर, ऑक्सीजनो का मतलब क्या, ऑक्सीजन से रिलेटेड लग रहा है, तो ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ मेज़र करने के लिए ऑक्सीजनोमीटर यूज़ करते हैं। दूसरा पोटोमीटर, जब हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के PYQ देख रहे थे, ठीक है, पहले वीडियो में, तो वहाँ पे भी आया हुआ था पोटोमीटर, या फिर इसको क्या ट्रांसपायरोमीटर भी बोलते हैं। तो कितना वाटर यूज़ किया, प्लांट कितना वाटर अपटेक किया, वो मेज़र करने के लिए फोटोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो रेस्पायरोमीटर तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैनोमीटर तो फिर वो हो जाता है फिजिक्स वाला, ठीक है, फिजिक्स वाला जो हम लोग पढ़ते हैं मैनोमीटर, ठीक है, प्रेशर मापने के लिए, यही है ना, शायद यही है, देख लेना, ठीक है। अब देखते हैं 53, RQ इज़ अ रेशियो ऑफ CO2 प्रोड्यूस टू O2 कंज्यूम्ड, बी ऑप्शन, ठीक है। और 54 में भी यही दिया हुआ है, यही क्वेश्चन है, मतलब कि क्या दिया हुआ है, RQ इज, तो CO2/O2, सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ टोटल 54 क्वेश्चन 37 मिनट में। थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दी हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, नहीं तो उतना टाइम नहीं लगता, 37 मिनट नहीं लगता, 20-25 मिनट में आराम से ख़त्म हो जाता, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एक्सप्लेन किए हैं तो रिवाइज हो गया बहुत सारा चीज़, ठीक है, NCERT का। तो ठीक है, फिर इस वीडियो को अगर अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर कोई 11th-12th या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन कोई भी नहीं कराता है। जनरली तो मैंने नहीं देखा है किसी वीडियो में पूरे के पूरे 1998 टू 2020 तक, 2020 तक तो किसी ने नहीं कराया है, आई थिंक सो। इतने अच्छे से तो एक्सप्लेन किसी ने नहीं किया है वीडियोस में, ठीक है। तो अगर हेल्पफुल लगे ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक चैप्टर और बच गया है, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर, वो कवर करेंगे, फिर प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।